Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students, welcome back. We are going to start another topic which is called Doppler effect. ये टॉपिक MD-CAT के जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया है, बट नम्स के जो सिलेबस है, नम्स का जो सिलेबस है उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो इफ़ सम ऑफ यू इज़ गोइंग टू टेक बोथ नम्स एंड MD-CAT तो कोशिश कीजिए इस टॉपिक को भी आप कवर करके जाएँ. सो ये दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका, करना क्या है इसमें और इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं. दूसरी चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, कुछ केसेस जो बेसिक फंडामेंटल केसेस हैं जो आपके बुक में भी ऑलरेडी हैं कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है. ये सारी चीज़ें हम वो 4 केसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उसके जो चीज़ें हैं वो इसी लेक्चर में देखेंगे. कुछ मज़ीद अनकन्वेंशनल केसेस हैं जब कभी कभार आ जाते हैं कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, या एक आगे है एक पीछे है, एक इधर है एक इस तरफ है, एक दूसरे की तरफ मूव करें, जो भी है उस केस में क्या क्या केसेस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दीज पर्टिकुलर केसेस जो हमने इस लेक्चर में देखने हैं, हम अज्यूम करते हैं कि मीडियम मूव नहीं कर रहा, यानी कि हवा नहीं चल रही, वरना हवा के चलने से भी साउंड की स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. सो हवा के चलने से डॉपलर इफेक्ट कैसे चेंज होगा वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आपने क्या करना है, पहले पास पेपर एनालिसिस करना है. आपकी स्लाइड्स में जो आपको गिवन है उसमें पास पेपर एनालिसिस है, बल्कि यहाँ पर भी होगा. पहले इनको करना है एंड देन यू आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लेक्चर लेना है, फिर आखिर में दोबारा कोशिश कीजिएगा. डॉपलर्स इफेक्ट है क्या बेसिकली. हुआ इस तरह से कि जो एक हज़रत साहब थे सर डॉपलर, इन्होंने क्या किया, एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लैब में इनके पास एक सोर्स था जो वेव्स इमिट कर रहा था. इन्होंने देखा कि उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है सपोज़ वो x है. फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है जो ये वेव्स इमिट कर रहा है, ऐसा मटेरियल फ़लाँ सितारे पे भी होता है. तो मैं क्यों ना देखूं कि फ़लाँ सितारे से जो ये मटेरियल वेव्स इमिट कर रहा है, क्या वाकई उस सितारे पर ये मटेरियल है, कितना है. अगर मैं उस सितारे को देखूंगा, ऑब्ज़र्व करूंगा, मुझे वहाँ से इसी किस्म की वेव्स मिलेंगी, मुझे पता चल जाएगा कि उस सितारे पर ये मटेरियल है. फिर मैं एनालाइज़ करूंगा, पता चल जाएगा कि कितना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वगैरह वगैरह. ये शौक़ थे हज़रत साहब के. तो पहले ज़मीन से उन्होंने जब उसी टाइप ऑफ मटेरियल की इमिटेड वेव्स की वेवलेंथ मेजर की, दैट वाज सपोज x. फिर उसके बाद उन्होंने टेलीस्कोप लगाया, सितारे को देखा और वहाँ से जो आने वाली वेव्स थी उसी टाइप ऑफ मटेरियल की वो इमिट की, वो देखी, तो पता चला कि वो हैं तो इसी टाइप की वेव्स, लेकिन समहाउ उनकी वेवलेंथ x से थोड़ी सी ज़्यादा है. यहाँ पर अगर मैंने 200 नैनोमीटर की वेव्स देखी हैं तो वहाँ पर 250 हैं, ज़्यादा हैं, लंबी वेवलेंथ आ रही है. क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्या है. तो ये पहला पॉइंट है, ये वही लिखा है कि वेव्स फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज का मतलब ज़मीन से बाहर जो स्पेस में, दैट आर ऑफ डिफरेंट नेचर as compared to those emitted from a similar source on earth, that are of different wavelength basically, as compared to those emitted from a similar source on earth. वैसा ही सोर्स ज़मीन पर रख कर उसकी वेवलेंथ देखें तो वो छोटी होती है, वही सोर्स किसी डिस्टेंट स्टार पर है, वहाँ से जो वेवलेंथ ऑब्जर्व की जाती है लंबी होती है. तो इसकी जो रीज़निंग है वो डॉपलर साहब ने फिर सोचा दिमाग लड़ाया. इन्होंने प्रपोज़ की एक रीज़न कि जी ये डिफरेंस क्यों आ रहा है. It is because there is relative motion between the source of those cosmic waves, यानी कि वो स्टार, एंड अर्थ. जहाँ से आ रही हैं वो वेव्स, वो जो सितारा है वो ज़मीन के रिलेटिव मूव कर रहा है, दूर जा रहा है ज़मीन से. इस वजह से वहाँ से निकलने वाली जो वेव्स है, जब यहाँ पर बैठ कर आप देखेंगे उनको, तो चूँकि वो सितारा एक जगह पर नहीं खड़ा, वो मूव कर रहा है ज़मीन के रिलेटिव, तो आपको वो वेवलेंथ लंबी फील होगी. आपको लगेगा कि लो फ्रीक्वेंसी वेव आ रही है, हाई वेवलेंथ वेव आ रही है, होगी नहीं, फील होगी. ऑब्जर्व ऐसे होती है. सो ये जो इफेक्ट है, दिस इज कॉज्ड बाय दिस कॉजेज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स. सोर्स अगर 1 सेकंड में 1000 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और आप बैठे हैं इधर और सोर्स आपसे दूर जा रहा है, तो आपको 1000 वेव्स 1 सेकंड में रिसीव नहीं होंगी. आपको हो सकता है 990 वेव्स 1 सेकंड में रिसीव हों. सो रेट एट विच द सोर्स इज इमिटिंग द वेव्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. रेट एट विच एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स वेव्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि जो सोर्स ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव कर रहा है, अवे जा रहा है स्पेसिफिकली.
आगे वाले सारे के सारे लेक्चर में हम ऑब्जर्वर को ओ से शो करेंगे, सर्कल से शो करेंगे और स्क्वायर से शो करेंगे सोर्स को। ठीक है, स्क्विड गेम की तरह तीसरी कोई चीज़ होती तो हम उसको ट्रायंगल से भी शो कर देते हैं, लेकिन है नहीं। तो ये आपने नोटेशन याद रखनी है, जहाँ जहाँ मैं सर्कल बनाऊंगा वो ऑब्जर्वर है, जहाँ जहाँ मैं स्क्वायर बनाऊंगा वो क्या है, वो सोर्स है। ये हमने बेसिक इसकी डिस्कवरी पढ़ ली कि आइडिया आया किधर से, बंदे को लगा कैसे पता कि ये चीज़ कहाँ से आई, तो इस तरह से आई। इस इफेक्ट को फिर उनके नाम के आफ्टर ही रख दिया गया डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट वो फिनोमेना है कि जिसमें जब सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव्स और ऑब्जर्वर दैट इज ऑब्जर्विंग दोज वेव्स जब एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं, तो जिस रेट पर फ्रीक्वेंसी वेव्स इमिट हो रही होती हैं, यहाँ पर उस रेट पर रिसीव नहीं हो रही होती। ठीक है ना, डिफरेंट रेट पर, या तो उससे ज़्यादा रेट पर रिसीव हो रही होती हैं अगर वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, या उससे कम रेट पर इमिट हो रही होती हैं अगर वो इससे अवे जा रहा है। सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेट ऑफ इमिशन। वो जो इमिशन वाली फ्रीक्वेंसी है उससे डिफरेंट होती है। ये फिनोमिना जो है, ये जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। बाकी सारी चीज़ें आप एफएससी में पढ़ के आए हैं। एमडी कैट वाले जो पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। पहली चीज़, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। एमसीक्यू आता है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। बहुत सारी वेव्स होती हैं, डी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, बच्चे लगा देते हैं, मोस्ट ऑफन करेक्ट होता है। एक और होता है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। ऑप्शन ए साउंड वेव्स, ऑप्शन बी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन सी स्टेशनरी वेव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बच्चे क्या करते हैं, ये एमसीक्यू इतनी बार देख चुके होते हैं, वो कहते हैं इसका जवाब तो ऑल ऑफ दीज ही है, ऑप्शन पढ़ते नहीं है। और चूंकि उनको ये बात बताई नहीं जा रही होती, उनको बताया भी यही जाता है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। क्वेश्चन गलत, ईजीएस्ट क्वेश्चन गलत। ठीक है ना। सो डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। दे आर नॉट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टेशनरी वेव्स। मूव करेगी तब डॉपलर इफेक्ट लगेगा। अगर वो वेव एक ही जगह पर खड़ी हुई है, रेट ऑफ उसका जो प्रोग्रेशन की बेस पर, हमने दो क्लासिफिकेशन की थी ना, कि प्रोग्रेशन की बेस के ऊपर या तो प्रोग्रेसिव वेव है या तो स्टेशनरी वेव है। तो स्टैंडिंग वेव डज नॉट शो डॉपलर इफेक्ट, ये बात पल्ले बांध लें। दूसरा क्या है पॉइंट, द वेवलेंथ इज चेंज्ड ओनली व्हेन द सोर्स मूव्स, द वेवलेंथ इज नॉट चेंज्ड व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे सोर्स खड़ा है। ठीक है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा, इसको फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी वो ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जाएगा, इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, एफ प्राइम एफ डैश लिख रहा हूँ, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। लेकिन इसको जो वेवलेंथ रिसीव होगी वो वही होगी जो यहाँ से आ रही है। इसको जो वेवलेंथ रिसीव होगी वो वही होगी जो यहाँ से आ रही है। वेवलेंथ का चेंज नहीं होता। ठीक है ना, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इससे पहले हम पैसेज ऑफ वेव्स थ्रू डिफरेंट मीडिया पढ़ चुके हैं। हमने उसमें कहा है कि अगर एक ही मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वी कांस्टेंट है। जब डॉपलर इफेक्ट होता है, रिलेटिव मोशन होता है, यहाँ पे वी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जब दूर जा रहा है या ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है तो फिर वी कांस्टेंट नहीं है, फिर लाजमी नहीं है। सोर्स जब आगे पीछे मूव कर रहा है, फिर लाजमी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ भी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल दो फ्रीक्वेंसी इसको ज़्यादा रिसीव होती है, लेकिन वेवलेंथ इसको सेम ही रिसीव होती है, क्योंकि ये मूव कर रहा है रिलेटिव। कैसे, वो आगे उस पर्टिकुलर केस में फर्दर देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो फिर वेवलेंथ इसको छोटी रिसीव होगी ऑब्जर्वर को, सोर्स अगर मूव कर रहा है। और अगर सोर्स अवे मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इसको वेवलेंथ लंबी रिसीव होगी, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स, यहाँ पे वेवलेंथ का भी कंकॉमिटेंट चेंज होगा व्हेन द सोर्स मूव्स। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी ही, वेवलेंथ भी चेंज होगी। कैसे, वो आगे चारों केसेस में, 1 2 3 4, ये चारों केसेस में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये दूसरा वाला पॉइंट आपने लिख लेना है। फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है दैट इज ओनली अपेरेंट। फील ऐसे होता है इस ऑब्जर्वर को कि हाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो वेव ऑलरेडी वहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी की आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक सोर्स है लाइट का जो रेड लाइट इमिट करता है, वो दूर कहीं पर रखा हुआ है और मैं क्या करता हूँ, उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो रेड लाइट से हाई फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी वो इमिट तो रेड लाइट कर रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो रेड लाइट ही इमिट कर सकता है, वो ब्लू लाइट इमिट कर ही नहीं सकता बेचारा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है
इससे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो जाती। हम स्टार्स को क्लासीफाई करते हैं, कोई रेड जाइंट है, कोई ब्लू स्टार है, तो हम कहते हैं ब्लू स्टार ज़्यादा गर्म स्टार है क्योंकि वो ब्लू लाइट इमिट कर रहा है। जो रेड स्टार है वो थोड़ा ठंडा स्टार है एज़ कम्पेयर टू ब्लू वाला, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी लाइट इमिट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूर कहीं ब्लू स्टार हो और आप उससे अवे जा रहे हों और आपको उसकी इमिटेड लाइट रेड लाइट फील हो, लेकिन इससे उस स्टार का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो गया है ना, वो स्टार तो स्टिल ब्लू लाइट वाली ही एनर्जी रखता है, बहुत ही गर्म है। ये तो जब आप उसकी तरफ सैटेलाइट भेजेंगे आपको लगेगा कि हाँ ठंडा है और हमारा ये सैटेलाइट इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, हम ये रॉकेट भेज देते हैं उसके करीब कहीं ना कहीं जाके, स्टार के ऊपर तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा करीब ही, लेकिन आपकी कैलकुलेशन हो जाती है गलत, आपका रॉकेट रास्ते में पिघल के गिर जाता है बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से। क्यों? क्योंकि डॉपलर इफेक्ट को आपने नज़रअंदाज कर दिया। आपने बस देखा रेड लाइट है, आप कहते हैं ठंडा स्टार है, आपने रॉकेट भेज दिया, बीच में रॉकेट पिघल गया क्योंकि वो असल में ब्लू स्टार था, वो बहुत हाई टेम्परेचर वाला था। तो जिसको डॉपलर इफेक्ट नहीं पता होगा, जब वो नासा में जॉब लग भी जाएगी, ठीक है, तो वो ये वाला काम कर देगा, रॉकेट के पैसे फिर उसकी तनख्वाह से कटेंगे। तो ये याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है ये अपेरेंट होता है, ऑब्जर्वर को डिफरेंट रेट पर वेव्स रिसीव हो रही होती हैं, जबकि वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द सेम रेट। वेव्स जिस रेट पर प्रोड्यूस हो रही हैं वो उस सोर्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। आप बस उसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो आप रेट, आपको 1 सेकंड में ज़्यादा वेव रिसीव हो जाती हैं। आप अगर यहाँ पर खड़े रहें तो वेव 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5, 10 वेव्स होगी, 1 सेकंड पूरा हो गया, आपको 10 वेव्स 1 सेकंड में रिसीव हो गई। वो सोर्स प्रोड्यूस भी 10 वेव्स 1 सेकंड में ही कर रहा था। अब आप सोर्स की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, तो अब आप भी आगे जा रहे हैं, तो आपको पहले 1 सेकंड में 10 वेव रिसीव होती थी, अब आप आगे चल जाते हैं, अब आगे जाके ज़्यादा वेव्स उसी 1 सेकंड में रिसीव कर लेते हैं। सो आप 6 वेव्स 1 सेकंड में रिसीव करने की बजाय, 10 वेव 1 सेकंड में रिसीव करने की बजाय 16 वेव्स 1 सेकंड में रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सो यू विल रिसीव वेव्स एट अ हायर रेट इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द सोर्स। हालांकि वो तो अभी भी 10 वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन चूँकि आप वेव्स के जो है ऑपोजिट मूव करना शुरू हो गए, वेव्स की और आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हाई हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो आप ज़्यादा वेव्स 1 सेकंड में रिसीव कर लेंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फील होगी। ठीक है, इस लेक्चर में जो हम बातें करेंगे उसमें हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि मीडियम रेस्ट के ऊपर है। अभी तो लाइट की बात हो रही है, साउंड वेव्स जब होंगी, अगर साउंड मेरी तरफ आ रहा है, अगर हवा भी मेरी तरफ चल रही है, विंड, तो साउंड वेव्स की स्पीड बढ़ जाती है, हवा साउंड को कैरी करती है। सो हम अज्यूम करेंगे कि हवा नहीं चल रही, विंड रेस्ट पर है, या तो हवा है नहीं, या अगर मीडियम है भी, बल्कि हवा नहीं होगी तो फिर तो साउंड वेव्स होंगी नहीं ना। साउंड वेव डिस्कस करेंगे तो हवा होगी, बट दैट मीडियम इज़ एट रेस्ट, हवा रेस्ट पर है, चल नहीं रही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगर हवा चले तो क्या होगा, ठीक है ना। जनरल फार्मूला डॉपलर इफेक्ट का है ये। अब इस फार्मूले को गौर से देखना है, ये मैंने सारा सोर्स ऑब्जर्वर टूवर्ड्स सोर्स, वो सारी खिचड़ी एक ही फार्मूले में समराइज कर दी है। ये फार्मूला आपका गो टू फार्मूला होना चाहिए। इस फार्मूले में आपने अकॉर्डिंगली प्लस माइनस लगाते रहना है। वो कैसे लगाएंगे वो हम आगे देखेंगे। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये वो है जो आपको अपेरेंटली फील हुई है, ये वो है जो सोर्स ने प्रोड्यूस की है। इट इज़ इक्वल टू FO मल्टीप्लाइड बाई अ रेशो। ये कोई रेशो है जिसमें न्यूमरेटर में भी स्पीड ऑफ साउंड है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ साउंड है। या अगर आप लाइट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, और क्या करेंगे आगे प्लस या माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर करेंगे। आपने देखना है ऑब्जर्वर ऑलवेज ऑन द टॉप, ये याद रखना है, ऑब्जर्वर ऑन द टॉप, ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर ही रखनी है हमेशा, या प्लस होगी या माइनस होगी। सोर्स की स्पीड जो है वो नीचे रखनी है, और आगे माइनस प्लस लिखा हुआ है। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। ये क्या चीज़ चल रही है ये हम आगे जाके देखते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा। यानी कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जर्वर की स्पीड को आपने प्लस किया है, वो केस होगा अगले लेक्चर में, तो सोर्स की स्पीड को फिर माइनस करेंगे। ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की मोशन अगर इकट्ठे है तो, एंड वाइस वर्सा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, राइट नाउ हम आइसोलेटेड मोशन देखेंगे कि दोनों में से एक को रेस्ट पर रख देंगे, दूसरे को मूव करवा देंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इस पर मैंने टाइम बहुत लगाया, आपको लगेगा कि काफ़ी टाइम ओवर एक्सप्लेन की जा रही हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये बाद में फिर आपको किसी ने नहीं बतानी, ना ही कहीं बुक में मिलनी है। चैट GPT थोड़ा सा डिफरेंट काम कर देगा, गूगल बताएगा ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर MCQ गलत हो जाएंगे। अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, अपने केसेस देखने वाले हैं। 4 केसेस हैं, आई विल क्विकली गो थ्रू दिस, क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो अब आप ये केसेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो वी विल मूव ऑन टू केस 1 इन विच द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स।
ऐसा केस कि जिसमें ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है जबकि सोर्स स्टेशनरी है, अपनी जगह पर रुका हुआ है। इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं तो यहाँ पर सोर्स है, मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, उसका हेड जो है सर्कल की फॉर्म में बनाया हुआ है। और आप देखें सोर्स की स्पीड vs इज 0 जबकि ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स विद अ स्पीड vo। ठीक है, ये इसके ये जो सर्कल बनाए हुए हैं ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। सेंटर में सोर्स रखा हुआ है और चारों तरफ अपनी वेव्स इमिट कर रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ से वो ड्रॉ की गई हैं। तो अगर ये सोर्स 1 2 3 4 5 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्जर्वर चूंकि उसकी तरफ मूव कर, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर होता तो उसको भी एक सेकंड में 5 वेव्स रिसीव होती। वेव्स अपनी सुकून से अपनी वेलोसिटी से जा रही हैं, अपनी स्पीड है वेव्स की भी ट्रैवल करने की, और उस तक पहुंचकर 5 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही हैं, 5 वेव्स एक सेकंड में पहुंच रही हैं। लेकिन ऑब्जर्वर ने क्या किया, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अब ऑब्जर्वर की और वो जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उनकी रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गई। अब ऑब्जर्वर को वो जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो हाई स्पीड वेव्स फील हो रही है क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहा है ना, तो उसको लगेगा कि एज इफ जिस तरह हम बैठे हैं तो हमें ट्रेन एक सर्टन स्पीड से फील होती है। अगर हम भी अपोजिट टू ट्रेन गाड़ी में मूव करना शुरू हो जाए तो हमें लगेगा ट्रेन बहुत ही फास्ट गई है हमारे साथ। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वर वेव्स के रिलेटिव मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव्स, तो इसको वेव्स हाई स्पीड पे फील होती हैं। इसको वही वेव्स जो 5 वेव्स एक सेकंड में प्रोड्यूस हुई हैं इसको वो 6 या 7 या 10 वेव्स एक सेकंड में रिसीव होती हैं। यहाँ पर इस एंड पर वेव्स का रिसेप्शन रेट ज़्यादा है, इस एंड पर वेव्स का प्रोडक्शन रेट कम है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो इस ऑब्जर्वर को फील होगी वो ज़्यादा फील होगी, इसको लगेगा एज इफ 10 हर्ट्ज है यहाँ, जबकि प्रोड्यूस हो रही हैं 5 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब ये होगा कि अगर यहाँ से रेड लाइट इमिट हो रही थी तो इसको हो सकता है ब्लू लाइट फील हो जो कि रेड लाइट से हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी वाली फील होगी। ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले कहा आप देखें वेवलेंथ सेम ही है, वेवलेंथ जिस रेट पर है उतनी ही है, छोटी वेवलेंथ है या बड़ी वेवलेंथ जितनी भी है उसको भी उसी वेवलेंथ वाली ही लाइट जाके या उसी वेवलेंथ वाली ही साउंड वेव्स या कोई भी वेव्स रिसीव होंगी। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। अपेरेंट ये v क्या होती है, स्पीड ऑफ द वेव, f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उस ऑब्जर्वर को ये स्पीड ऑफ द वेव भी ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि वो वेव के ऑपोजिट जा रहा है, रिलेटिव स्पीड उसको वेव की ज़्यादा लग रही है और उसको फ्रीक्वेंसी भी अपेरेंटली ज़्यादा फील हो रही है। ये दोनों चीज़ें उसको ज़्यादा फील हो रही हैं लेकिन वेव लेंथ उसको सेम फील हो रही है। ये जितनी ज़्यादा उसको स्पीड फील हो रही है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फील हो रही है, बट द ऑब्जर्वर इज़ रिसीविंग द सेम वेव लेंथ दैट द सोर्स इज प्रोड्यूसिंग। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट उसका भी सेम है। हाँ, उसको पहले एक क्रेस्ट जल्दी पहुंच जाता है, अगला क्रेस्ट जल्दी पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि 2 क्रेस्ट एक सेकंड में आ गए, ज़्यादा जल्दी रेट पर रिसीव हो गए। लेकिन एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच में फासला उसको सेम ही रिसीव होता है, उसको छोटी वेव नहीं मिलती। अगर किसी पॉइंट पर टाइम स्टॉप करके देखेंगे तो एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट का फासला उतना ही उसको भी रिसीव होगा जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। आगे हम देखेंगे कि कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। केस 1 का जो कंक्लूजन्स हैं वो ये हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड देयर इज अ शिफ्ट टू द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये ब्लू एंड है हाई फ्रीक्वेंसी वाला, ये रेड एंड है। हमारी जो अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कहीं पर यहाँ पर है तो वो थोड़ी सी ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी। लाजमी नहीं है कि रेड से ब्लू ही हो जाए, मतलब जितनी जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है लाइट की उससे हाई फ्रीक्वेंसी इस तरफ ही शिफ्ट होगी, उसको थोड़ी सी हाई ही, इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट क्योंकि वो ब्लू एंड ऑफ स्पेक्ट्रम की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक तो ये चीज़ हो गई, वेवलेंथ रिमेन्स द सेम, ये बात हम कर चुके हैं। अब डॉपलर फार्मूला इस केस के लिए क्या होगा, हमने फार्मूला जनरल फार्मूला क्या पढ़ा था कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस सोर्स की वेलोसिटी। सोर्स तो रेस्ट पर है तो ये सारा कैंसिल हो गया। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो आपने प्लस करना है, तो ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एफ ओ वी प्लस एफ ओ डिवाइडेड बाई वी। न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऐड कर देनी है। अब ज़रा गौर से देखें, डिनोमिनेटर में v है, छोटी क्वांटिटी है, न्यूमरेटर में v प्लस समथिंग है, बड़ी क्वांटिटी है, तो ये जो रेशो है ये ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी कि एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ग्रेटर देन 1 विल गिव यू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इससे भी साबित होता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को किसी ना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर जवाब आ रहा है, और किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ग्रेटर देन 1 है
इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद समथिंग लेसर देन 1, जवाब छोटा आना चाहिए। जिस तरह किसी चीज़ को 0.9 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आएगा, 5 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें लेस देन 5 जवाब आएगा। सो हम 1 से बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, लाइक 5 को 1 से या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब ग्रेटर देन 5 ही आएगा। सो इसलिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से जब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट विल बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या है कि ऑब्जर्वर साहब अब स्क्वायर रेस्ट पर है, सर्कल मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स रेस्ट पर है, जबकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। सो केस 2 क्या है हमारा, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स। तो इस केस में क्या है कि ऑब्जर्वर उस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर जिस रेट पर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ पर उससे कम रेट पर फ्रीक्वेंसीज रिसीव होंगी। क्यों? क्योंकि वेव्स एक सर्टन रेट पर जा रही हैं, 5 वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स, और अगर वो रेस्ट पर होता तो उसको भी 5 वेव्स पर सेकंड रिसीव होती, लेकिन अब वो आगे मूव करने लग गया, वेव्स अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, वो भी मूव कर रहा है, तो इसको वेव्स स्लो फील होंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 100 किलोमीटर पर सेकंड पर रॉकेट में बैठे हुए हों और आपके साथ एक और रॉकेट 101 किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा हो, आपको लगेगा कि एज इफ वो 1 किलोमीटर पर सेकंड से चल के गया है, ठीक है ना। आपको बहुत ही कम उसकी वेलोसिटी फील होगी, दोनों एक तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आप रेस लगवाते हैं, साथ वाला स्लो फील होता है। अगर आप सड़क पर कुर्सी डाल के बैठे हुए हों तो वो जो 2 बाइक्स रेस लगाते हुए गई हैं वो आपको बहुत ऐसे शां करके गुजरेंगी आपके सामने। रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सो ये वेव्स उसको स्लो फील होंगी, तो जिस रेट पर वो वेव्स रिसीव करेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नॉर्मल इधर बैठा होता तो एक क्रेस्ट आया, दूसरा क्रेस्ट आया, तीसरा क्रेस्ट आया, चौथा क्रेस्ट आया, 5वां क्रेस्ट आया, 5 वेव 1 सेकंड में। अब वो आगे मूव करने लग गया, अब उसको एक क्रेस्ट पहुंचा, थोड़ा सा आगे मूव कर गया, दूसरा क्रेस्ट देर से पहुंचेगा, दूसरा क्रेस्ट पहुंचा, वो थोड़ा सा और आगे मूव कर गया, तीसरा क्रेस्ट और देर से, 3 क्रेस्ट के बाद 1 सेकंड गुजर जाएगा, तो अब वो 3 वेव्स पर सेकंड रिसीव कर रहा है। ये वाला काम यहाँ पर होगा। सो रेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ वेव्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव्स, तो उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम फील होगी। और अगर शिफ्ट की बात करें तो अगर ये ब्लू एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है और ये रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है, यहाँ वाली कोई वेव प्रोड्यूस की थी इस सोर्स ने, तो उसको इससे लोअर फ्रीक्वेंसी ही फील होगी, थोड़ी सी रेड साइड पर शिफ्ट होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। अब कंक्लूजन्स क्या है? वही कंक्लूजन्स हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस डिक्रीजेज व्हाइल वेवलेंथ रिमेन्स द सेम। वो क्यों हम बात कर चुके हैं पहले कि ऑब्जर्वर जब मूव करेगा रेस्ट पर होगा सोर्स, तब वेवलेंथ चेंज नहीं होती। और शिफ्ट कौन सी होगी? रेड शिफ्ट। अब क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर में हमने पहले ऑब्जर्वर की स्पीड ऐड की थी, अब न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर की स्पीड माइनस कर देंगे, बाकी फार्मूला वैसा रहेगा। अब डिनोमिनेटर में v है, न्यूमरेटर में v माइनस समथिंग है, तो न्यूमरेटर में v से कम वाली क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा रेशियो लेस देन 1 आएगा। f0 को जब आप किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो लेस देन 1 है, तो जवाब भी आपके पास थोड़ा सा कम आएगा। सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेसर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये इस इक्वेशन से भी साबित हो जाता है। अब केस 3 और केस 4 में ऑब्जर्वर रेस्ट पर है जबकि सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वेवलेंथ का चेंज आएगा, उस चीज़ को मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि वेवलेंथ का चेंज कैसे आता है। ऐसे आता है कि सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, उसने एक क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, तीसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, चौथा किया, 5वां किया, 1 सेकंड गुजर गया, तो हम कहते हैं 5 वेव्स 1 सेकंड में उसने प्रोड्यूस कर दी। अब क्या कर रहा है? वो सोर्स रेस्ट पर नहीं है, वो मूव कर रहा है। उसने क्या किया? एक क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, थोड़ा सा आगे मूव कर गया, वो एक क्रेस्ट जो है वो आगे ट्रेवल करने लग गया था, लेकिन सोर्स ही आगे मूव कर गया, उसने आगे जाके दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, तो अब वेव जहाँ पर कंप्रेस हो गई। फिर थोड़ा सा आगे मूव करके उसने तीसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, जब यहाँ पर था तो एक क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, वो 1 मीटर ट्रेवल किया, उसने तब दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, तो पहला क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट 1 मीटर अपार्ट था, 1 मीटर की वेवलेंथ थी। अब वो क्या कर रहा है? वो मूव जो कर रहा है, तो पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, वो आधा मीटर खुद आगे ट्रेवल कर दिया, फिर अगला क्रेस्ट वहाँ पे जाकर प्रोड्यूस किया, तो अब वो पहले क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच में अब 1 मीटर का फासला नहीं है, आधे मीटर का फासला है, कंप्रेस हो गई हैं वेव्स। दिस इज व्हाट वी कॉल डॉपलर शिफ्ट, कि जब सोर्स मूव करता है तो उसके आगे वाली वेव, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है, तो वो एक वेव इधर प्रोड्यूस करता है, दूसरी वेव थोड़ी सी आगे जाके प्रोड्यूस करता है, तो वो वेव्स आपस में कंप्रेस हो जाती हैं, मिल जाती हैं, क्रेस्ट वेव फ्रंट्स मिल जाते हैं आपस में। जबकि उसके पीछे वाले एंड के ऊपर वेव क्रेस्ट जो है, वेव फ्रंट जो है, वो खुले खुले हो जाते हैं। एक क्रेस्ट यहाँ पर ट्रेवल किया, एक क्रेस्ट जो है, अगर इधर मैं मूव कर लूँ, एक क्रेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस किया, फिर आगे जाके दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, तो वो वाला क्रेस्ट ऑलरेडी आगे ट्रेवल कर गया था, तो दोनों क्रेस्ट स्प्रेड अपार्ट हो गए, फासला बढ़ गया। समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हैं? सो व्हेनेवर सोर्स मूव्स
तो उसके आगे वाली जो वेव्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उसके पीछे वाली वेव्स जो हैं वो स्प्रेड अपार्ट हो जाती हैं। तो अब वेव लेंथ का चेंज आएगा। स्पेस में दो वेव फ्रंट्स आपस में उनका जो डिस्टेंस है, अगर सोर्स रेस्ट पर होता तो क्या होता, वो डिस्टेंस ज़्यादा होता। अब सोर्स मूव करने लग गया टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो अब वो स्पेस में एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट, यानी एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डॉपलर्स शिफ्ट। सो द चेंज इन द वेवलेंथ ओनली अकर्स व्हेन द सोर्स मूव्स रिलेटिव टू द वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। ठीक है ना, अपने उसकी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी जा रही हैं, वो 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। अब सोर्स भी उन्हीं वेव्स के रिलेटिव मूव करना शुरू हो गया, तो सोर्स और वेव की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गई। अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा में, एफ ओवर लेमडा में हमने v इज इक्वल टू एफ लेमडा में इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ करेंगे। तो अब क्या है, अब लेमडा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब लेमडा चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है अब यहाँ पर कांस्टेंट है, हम आगे देखेंगे। खैर इसको अभी रहने दें, ये आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अभी हम डॉपलर शिफ्ट पर फोकस करते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा आऊँगा। चेंज इन वेवलेंथ ओनली अकर्स व्हेन द सोर्स मूव्स रिलेटिव टू द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इट। ठीक है, सोर्स अपनी जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उन्हीं के रिलेटिव मूव कर रहा है, तो उसने अब वेव को कंप्रेस या सेपरेट करना है, ये बात लिखी हुई है। द वेव्स आर इधर कंप्रेस्ड और स्प्रेड डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स अलोंग द वेव मूव कर रहा है या अगेंस्ट द वेव मूव कर रहा है। तो अगर हम आगे देखें तो वेव्स भी इसी तरफ जा रही हैं, सोर्स भी उसी तरफ जा रहा है, तो आगे कंप्रेस हो जाएंगी। पीछे वेव्स इधर जा रही हैं, सोर्स उधर जा रहा है, तो यहाँ पर वेव सेपरेट अपार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर सोर्स की और उसके वेव की रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर आगे सोर्स की और उसकी वेव्स की रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अब सोर्स के हिसाब से वेव स्लो हैं। पीछे वाली जो वेव्स हैं, वेव्स उधर जा रही हैं, सोर्स इधर जा रहा है, तो सोर्स को लग जा रहा है वेव बहुत जल्दी दूर जा रही है मुझसे। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई। एक तो ये चीज़ हो गई। द चेंज इन वेवलेंथ दस अकर्ड इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट एंड दैट इज गिवन बाय दिस। जितना चेंज आया है वेवलेंथ में, डेल्टा लेमडा है ये। ठीक है ना, ये फाइनल वेवलेंथ नहीं है आफ्टर कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेशन वाली वेवलेंथ और पहले वाली का डिफरेंस है। जो चेंज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज कहते थे हम उसको। सो ये भी जिस तरह चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने कहा था फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो ये भी फ्रैक्शनल चेंज इन नंबर ऑफ वेवलेंथ है। इसको हम रिटर्न में यूँ लिखते हैं, इक्वेशन को हम जब बोलेंगे, इक्वेशन से बातें करेंगे, इक्वेशन हमें जवाब देगी, तो ये क्या बोलेगी, ये इक्वेशन ये बोल रही है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ इक्वल्स the ratio of velocity with which the source is moving to the speed of the waves produced by it. Right now हम लाइट की बात करें तो speed of wave c लिख देंगे, साउंड करेंगे तो यहाँ पर speed of sound लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। ये और स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, जो भी स्पीड है कोई भी वेव है वो बराबर होंगी। ये होता है इसका जनरल फार्मूला। अब इसको मोड़ ताड़ के आगे पीछे कर करके आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस तरह फार्मूला याद भी रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर पीछे हम ये बात कर चुके थे केस नंबर 1 में कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है सोर्स की तरफ तो ऑब्जर्वर के रिलेटिव वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ऑब्जर्वर को ऐसा फील होता है कि वेव्स बहुत जल्दी जल्दी मेरी तरफ आ रही हैं, इसलिए रेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ वेव्स बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा जल्दी वेव्स रिसीव होती हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि अब इस हमारे तीसरे वाले केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ है। अब सोर्स जो ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर है, वेव्स जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, अगर वेव्स मेरी तरफ 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही हैं तो मुझे 100 मीटर पर सेकंड ही रिसीव होगी अगर मैं रेस्ट पर हूँ। अगर मैं वेव्स की तरफ चलना शुरू कर दूँ तो मुझे लगेगा कि वेव्स बहुत जल्दी जल्दी मेरी तरफ आ रही हैं। सो अब ये अपेरेंट स्पीड ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ वेव्स सेम ही फील होगी, कोई उसको ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी मेरी तरफ आ रही हैं वेव्स, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वेव लेंथ जो है वो कम हो गई है, अब कंप्रेस हो गया। क्यों, किसकी वजह से, सोर्स के मूव करने की वजह से। तो अब उसको एक क्रेस्ट अभी फील हुआ, एक क्रेस्ट उससे फौरन बाद फील हो जाएगा। ठीक है ना, अगर सोर्स रेस्ट पर होता तो एक क्रेस्ट आता, थोड़ी देर बाद दूसरा क्रेस्ट आता, तो स्लो रिसेप्शन, रेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ वेव्स कम होता। अब चूंकि वेव्स ही छोटी छोटी हैं, उसी स्पीड पर छोटी वेव्स आ रही हैं, तो एक क्रेस्ट अभी आ गया, अगला क्रेस्ट फौरन आ जाएगा। रेट ऑफ एट विच द वेव्स आर बीइंग रिसीव्ड इज नाउ इंक्रीज्ड। सो जिस रेट पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी निस्बत
जिस रेट पर वेव्स रिसीव हो रही हैं वो फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि जिस रेट पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वही बढ़ गया, ठीक है ना। कैसे बढ़ गया वो? क्योंकि वेव्स ही छोटी हो गई हैं। अब छोटी वेव्स हैं, उसी स्पीड पर चूँकि छोटी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो अगले बंदे को ऐसा फील हो रहा है कि एज इफ़ मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड आ रही हैं, क्योंकि वो छोटी वेव्स हैं। सो यहाँ पर ये जो चेंज है ना, relative velocity of the speed of the wave with respect to observer, वो चेंज नहीं होता। लेकिन चूँकि वेव लेंथ ही छोटी हो गई है ऑब्जर्वर के सोर्स के हिसाब से, तो इसलिए ये चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को फिर ज़्यादा फील होती है। ये हमारा इसका कंक्लूजन हो गया। ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वरना जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस ये बात आपने याद रखनी है कि डॉपलर शिफ्ट कैसे हुआ। डॉपलर शिफ्ट ऑब्जर्वर के मूव करने से क्यों नहीं हुआ, सिर्फ सोर्स के मूव करने से क्यों हुआ। कंक्लूजन क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ब्लू शिफ्ट होगा, वेव लेंथ डिक्रीज होगी। इससे पहले हमने हमेशा आखिरी पॉइंट रखा था वेव लेंथ रिमेन्स द सेम। और जनरल फार्मूला क्या होगा? अब न्यूमरेटर में होता था यहाँ पर प्लस माइनस VO। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, पिछले दो केसेस में देखा है। अब ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है तो न्यूमरेटर में वो चीज़ गई। डिनोमिनेटर में हमने कहा था माइनस प्लस VS। इसमें जो माइनस है वो अभी इस केस में यूज़ होगा। सो ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स तो हम न्यूमरेटर में उसकी स्पीड को ऐड किया करते थे। सोर्स जब मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर तो हम डिनोमिनेटर में उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया करते हैं। अब न्यूमरेटर में V है, डिनोमिनेटर में V से छोटी क्वांटिटी है, तो जवाब इसका ग्रेटर देन 1 आएगा और इस वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। केस नंबर 4 देखते हैं, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। अब क्या है, सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो अब इस एंड पर वेव्स स्प्रेड अपार्ट हो जाएंगी। जिस रेट पर उसको वेव्स रिसीव हो रही हैं वो रेट बढ़ जाएगा। अगर लैम्डा इज इक्वल टू V/F लिखूँ मैं, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, उसको वेव्स की स्पीड सेम लगेगी, लेकिन उसको अब लंबी वेव लेंथ वाली वेव्स फील होंगी और वो लंबी वेव लेंथ वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी लो होगी। दिस इज द रीज़न अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, शिफ्ट विल बी रेड शिफ्ट, द वेव लेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, तो अब जनरल फार्मूला में डिनोमिनेटर में सोर्स की स्पीड ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में V है, डिनोमिनेटर में समथिंग ग्रेटर देन V है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इस रेशो का जवाब लेस देन 1 आएगा। सो FO को जब लेस देन 1 वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब छोटा आएगा। सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेसर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी इसको साउंड या लाइट फील होगी। चौथा केस भी हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इफ ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव करने लग जाए, या ऑब्जर्वर उधर मूव कर रहा है, सोर्स उधर मूव करने लग जाए, या ऑब्जर्वर इधर आए, सोर्स भी उसी की तरफ आए, या ऑब्जर्वर उधर जाए, सोर्स इधर जाए, या ऑब्जर्वर बीच में है, सोर्स उसके चक्कर काट रहा है, या सोर्स चक्कर काट रहा है, ऑब्जर्वर उधर रखा हुआ है, तब क्या होगा। ये सारे केसेस हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं। वो एक एडिशनल टॉपिक है, इसलिए उसकी मैं क्विज़ नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आपके बुक में यही 4 केसेस हैं। दिस इज़ इनफ, आपको इसी से ही आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा एडिशनल पढ़ना चाहता है तो ज़रूर वो लेक्चर देखिएगा, छोटा सा होगा, ये 10-20 मिनट का, 20 मिनट का होगा, 10 मिनट का तो नहीं होगा। उसमें हम वो चीज़ें देखेंगे, थोड़ी सी एडिशनल हैं, हाई लेवल की हैं, बट ईजी हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इन्हीं चीज़ों की थोड़ी सी एक्स्ट्रापोलेशन है। उसमें हम ये भी देखेंगे, अभी हमने मीडियम को रेस्ट पर रखा हुआ था और लाइट है तो फिर तो चलो खैर है, मीडियम है ही नहीं, साउंड होता तो फिर मीडियम था, हवा थी, तो हवा मूव नहीं कर रही। अगर हवा मूव करना शुरू होगी, हवा चलना शुरू हो गई, तब डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले को कैसे चेंज करेंगे, इसमें मीडियम की स्पीड किधर पुट करेंगे। कभी कभार बहुत हार्ड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के दौरान आपको जो मिलेगा वो इस किस्म का होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की भी खिदमत कीजिए, दुआ भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए। दुआ इकट्ठे काम करेगी। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा हाफिज़।